नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल और मेरे साथ है एसके मिश्रा जी, जो कि समाज सेवी है तथा विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं मेजा क्षेत्र से। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज हम इनसे वर्तमान सामाजिक परिवेश के विषय पर चर्चा करेंगे। एसके मिश्रा जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप एक समाज सेवी हैं और एक राजनेता भी हैं, तो आपके हिसाब से समाज सेवा और राजनीति अलग अलग है या राजनीति के बिना समाज सेवा करना मुश्किल है? देखिए, राजनीति और समाज सेवा मिक्स हो सकता है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है कि दोनों एक हैं। दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। समाज सेवा करने के लिए कोई आवश्यक नहीं कि राजनीति करके ही समाज सेवा किया जाएगा। समाज सेवा का जो क्षेत्र है बहुत बृहद और लंबा है और बहुआयामी है। राजनीति का जो दायरा है वो तो बहुत संकीर्ण और कुछ मामलों में मान लीजिए कि सीमित है, लेकिन वो समाज सेवा का दायरा बहुत लंबा और बृहद है और उसके लिए जो क्षेत्र है बहुत व्यापक क्षेत्र है। और राजनीति का समाज सेवा का एक साथ होना कोई आवश्यकता नहीं है। हम चाहे तो समाज सेवा करते रहते हैं, उसमें राजनीति की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि राजनीति करेंगे तो समाज सेवा अच्छी होती है, उसमें उनका स्वार्थ छिपा रहता है। स्वार्थ के लिए ऐसा बोलते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि समाज सेवा करने के लिए राजनीति किया ही जाए। राजनीति करते वक्त करो, राजनीति भी अलग कर सकते हो, समाज सेवा अलग कर सकते हो। दोनों को मिला के कुछ करने का कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि राजनीति करेंगे तभी समाज सेवा करेंगे या समाज सेवा करने के लिए राजनीति आवश्यकता है। राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं। आप समाज सेवा करना चाहो तो करते रहो, उसका व्यापक क्षेत्र है। और अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जोड़ लेना वो अलग मैटर है। अपना हित सिद्ध करें, समाज सेवा के आड़ में अपने के लिए कुछ करें किसी भी तरह, वो एक अलग मैटर है। लेकिन राजनीति और समाज सेवा के साथ राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं है। हम चाहें तो उसको कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अलग अलग सबका अपना व्यापक महत्व है। समाज सेवा के लिए बहुत दायरा है। हम लोग क्षेत्र में करते रहते हैं समाज सेवा। हमारा डिग्री कॉलेज भी है। अभी हम लोग निस्वार्थ 200 बच्चों का बिना पैसा का या बिना किसी शुल्क का उनको, अभी जो शासन का नई नीति बनी है शिक्षा नीति, उसमें उनका मेन उद्देश्य है कि रोजगार पूरक शिक्षा किया जाए। उसके लिए हम लोग 4 कोर्स ले आए यूजीसी से, जिसके लिए बच्चों को कोई पैसा नहीं लगेगा। उसका सारा पैसा यूजीसी देगा और बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। वो हम अपने प्रयास करके ले आए हैं, उससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा तो कि राजनीति की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर समाज सेवा करना कोई छोटी बात तो है नहीं। इसमें आप हर वर्ग के लोगों की हेल्प करते हैं और आम आदमी की दिक्कतें कई बार प्रशासन के द्वारा ही सॉल्व की जा सकती हैं। तो ऐसे में आपका राजनीतिज्ञ होना क्या आपको हेल्प? हम लोग प्रशासन के पास जाते आते रहते हैं जी। कोई आवश्यकता नहीं कि हम नेता बन के जाएंगे तभी प्रशासन हमारे काम को सुनेगा। हाँ। बल्कि आजकल जो नेताओं का कल्चर हो गया है उससे उनको घृणा होती है कि जबरदस्ती प्रेशर लेके आ गए। आप अगर वास्तविक समाज सेवी हो और आप उनके पास चले जाओ तो आपको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उनको ये मालूम रहता है कि ये बीच में बार्गेनिंग करने के लिए नहीं आए, ये वास्तव में गरीबों की मदद करने के लिए आए हैं। उनका उद्देश्य उनसे वोट लेने का नहीं है। अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो साथ में वो प्रशासन वाले भी जान रहे हैं कि ये वोट के चक्कर में ले आए, हमारा काम करवा रहे हैं, इसके लिए हमको प्रेशर दबा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वार्थ जाओगे समाज सेवा के लिए तो प्रशासन वाले इतने मूर्ख नहीं होते हैं। वो समझ जाते हैं कि हम किस उद्देश्य से गए हैं, उसके पीछे मेरा क्या स्वार्थ है, हमारा क्या उद्देश्य है, लाभार्थी को फायदा होना है या हमको फायदा होना है या बीच वालों को फायदा होना है। सब उनको नॉलेज है, सब वो नब्ज पकड़ लेते हैं, उसी तरह वो भी सहयोग करते हैं। जनता खोखले वायदों से तो परेशान हो चुकी है और ज़्यादातर यही होता है कि वायदे कभी पूरे नहीं किए जाते। देखिए, इसका आप क्या मतलब वजह मानते हैं? जनता खुद गुमराह हो रही है। जनता का जो वादा चल रहा है सरकार का या जो पार्टियों का वादा किया जाता है, पहले राजनीति किसी और तरह की होती थी, अब राजनीति का पैटर्न और रुख बदल गया है।
जातिवादी राजनीति जो पार्टियां, कुछ नामित पार्टियां ले आई, आज उसी जाल में वो फंस के ख़त्म हो गई हैं। और उनके काम का जो आधार था, उस आधार को दूसरी समझदार पार्टियां भुना रही हैं और उसका फ़ायदा ले रही हैं। और जो लोग जातिवादी राजनीति को लेके आए, शुरुआत किए, वो अपने ही जाल में फंस के अपने ही वोट को बर्बाद कर दिए हैं। और जो उनकी खुद की वोट थी, उनके राजनीतिक और जातिवादी चाल के चक्कर में उन्हीं की वोट उनसे बिखर गई। बेसिक ये लोग समाज को जोड़ने के लिए, गुमराह करने के लिए जात विशेष का नाम लेके आए, आज अपने ही जाल में फंस गए हैं, अपने ही वो तिकड़म में उलझ गए हैं। वही उनके साथ छोड़ करके जो दूसरी जात की पार्टियां थी, वो जातिवादी नहीं करे, लेकिन वो जातवादी सबको आकर्षित कर लिए, सब उनके पास चले गए। इनका खुद का आधार खत्म हो गया, ये आधार विहीन हो गए हैं। तो केवल चिल्लाना, लड़ना, वो तो एक ठीक है, पार्टी है, लड़ेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन अभी निकट भविष्य में उनका कोई भविष्य दिखने वाला नहीं है। आपने सही कहा। 5 साल के लोकतंत्र के बाद ये लोकतंत्र की यही ताकत है कि जनता सिर्फ 5 साल ही मुहर बन सकती है अगर बनाई जाएगी तो, और उसके बाद वो अपना फैसला सुना देगी। सुनाती ही, हर बार सुनाती है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि कोरोना काल में हर आदमी का कारोबार बहुत ही बुरी तरह से नीचे तो आया है। आप एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि रियल एस्टेट किस तरीके से प्रभावित हुआ है? देखिए, अगर आप वास्तविक रूप से देखिए तो कोरोना पीरियड में रियल एस्टेट का 100% प्रभावित हुआ है। जो ग्राहक थे, जो लोग रियल एस्टेट में प्लाट लेते थे, फ्लैट लेते थे, 25% लोग तो नौकरी छूट गई, 25% लोगों का पे आधा हो गया, तो 50% तो आपके ग्राहक घट गए। 25% लोग वर्क एट होम हो रहा है, तो उनकी पे घटा के दी जा रही है। तो जो आपके बायर थे, उनकी एक्चुअल आर्थिक परिस्थिति तो कमज़ोर हो गई। अब उनके पास तो अपना दिनचर्या चलाने के लिए, बच्चों का फुलफिल करने के लिए रिक्वायरमेंट ही पैसा व्यवस्थित हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। मकान तो उसके बाद आता है ना, पहले खाने की व्यवस्था करेंगे, बच्चों को फीस की पढ़ाई की व्यवस्था, उसके बाद मकान के लिए सोचेंगे। तो जब उनका बेसिक 1-2 रिक्वायरमेंट पे ही नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो तीसरी आवश्यकता जो मकान की है, उसके लिए पैसा उनके पास है नहीं। जो 2-4% के इन्वेस्टर थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। हर जगह रियल इस्टेट, टूरिज्म, होटल, ट्रांसपोर्टेशन, सारे बिजनेस प्रभावित हो गए हैं। रियल इस्टेट उसमें ज़्यादा प्रभावित है। हर चीज़ का कोरोना काल में जब आदमी चल नहीं पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, डरा हुआ है कि हमको फैल जाएगा, हम ग्रसित हो जाएंगे, तो इस तरह आदमी भयभीत है। शासन कुछ प्रयास किया, कंट्रोल किया, लेकिन कहीं कहीं लापरवाही हो जा रही है। जो शासन का निर्देश है, सावधानियां, उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिना फॉलो किए, बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना मास्क के एक बस में देखिए रिस्ट्रिक्शन है, 2-2 सीट पे एक बैठेंगे, तो एक सीट पे 5-5 लोग बैठ के घुस के जा रहे हैं। तो इस तरह लापरवाही अपने से कर रहे हैं, उसका भुगतान हो, उसका भुक्तभोगी हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, दवा में पैसे खर्च हो रहा है। शरीर की क्षमता, कोरोना से सबसे बड़ा क्या है, जैसे अगर इफेक्टेड हो गए तो महीना 2 महीना तो उनकी बॉडी रिकवर होने में गड़बड़ होती है। हम खुद ग्रसित हो गए थे, तो 1 महीना तो ऐसे लगता है शरीर में कोई ताकत ही नहीं है। जबकि लापरवाही अपने से होना है, और कोई जरूरी नहीं कि आप बिना लापरवाही किए हो तो आपको न होगा। वो तो कहीं इफेक्टेड हो गया, किसी से संपर्क में हो गया, टच में हो गया, बिना लापरवाही का ध्यान रखने के बाद भी हो जाता है। तो इस तरह रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ओके, यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। आजकल बैंक्स अपना लोन वसूलने के लिए आरसी काट रही हैं, क्या ये इस दौर में सही है? देखिए, बैंक का एक अपना पैरामीटर है। बीच में शासन से या वित्त मंत्रालय से कुछ सुविधाएं दी गई कि कोरोना काल का इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और उस बीच में उनको नीलामी वगैरह भी रोकी गई थी। तो शासन स्तर पे कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं। वह जो लोन लेने वाले हैं उनको सुविधा दी गई है
उसके बावजूद भी अगर वो जो ब्याज के अलावा किस्त का सुविधा दी गई उसके बाद भी अगर रिकवरी नहीं दे रहे हैं तो बैंक अपना कार्रवाई करता है। लेकिन इधर कोरोना काल में बैंक लिबरल हुआ है, शासन स्तर से इंस्ट्रक्शन हुए हैं कि आप किसी की नीलामी न करिए, किसी को प्रताड़ित न करिए। और जो कंसोर्टियम का सवाल, कंसोर्टियम का कार्रवाई वो लोग करते हैं, वो तो अपना प्रक्रिया चलेगा। लेकिन अभी शासन स्तर से कुछ सुविधाएं मिली हैं कि कोरोना काल में लोगों को प्रताड़ित न किया जाए, रिकवरी के लिए ज़्यादा न किया जाए, और जो इंटरेस्ट है उसमें छूट दिया गया। आपको क्या लगता है सरकार को रियल एस्टेट को बूम करने के लिए क्या करना चाहिए? रियल एस्टेट को अभी सरकार ने एक बेल आउट पैकेज भी दिया है, लेकिन जब आम जनता के पास पैसे ही नहीं है तो खरीदेगा कौन? नहीं, दरअसल दो ग्राउंड हो गया। शासन अपने स्तर पे तो कह दिया कि हम 20,000 करोड़ का एनबीएफसी को फंड उपलब्ध कराए हैं, उससे रियल एस्टेट की कंपनियों को हेल्प करेंगे। लेकिन जो एनबीएफसी को पैसा मिलेगा, रिलीज होगा, वो हुआ नहीं। तो मतलब ढकोसला वाली बात हो गई, केवल बोल दिए, दिया नहीं गया। अब दिया भी गया, उसके बाद एनबीएफसी रियल एस्टेट के जो प्रमोटर हैं उनको उतना कन्विंस करके या उनके योजना को फॉलो करके नहीं फुलफिल कर पा रहा है। शासन का नीति तो अच्छा था कि उनको दिया जाए, जिनका प्रोजेक्ट अधूरा है या हेल्प लेकर के उसको पूरा करें, ग्राहकों को फ्लैट उपलब्ध कराएं, प्लाट उपलब्ध कराएं। लेकिन जो बीच की कड़ी है, शासन से पैसा कह तो दिया, 20,000 करोड़ रिलीज नहीं हुआ एनबीएफसी को, एनबीएफसी वो प्रमोटर को पैसा नहीं दे रही है, तो केवल हाइपोथेटिकल जमानी खर्च करके बोला गया। अभी उसको रूट लेवल पे जो आना चाहिए नहीं आ रहा है। अच्छा, कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित स्कूल और कॉलेज रहे हैं। स्कूल और कॉलेज बंद करने का आपको लगता है कि कोई प्रभाव पड़ा कोरोना पर? कोरोना का प्रभाव तो बच्चों पे या स्कूल पे पड़ेगा ना। स्कूल का प्रभाव कोरोना पे क्या पड़ेगा, वो तो दोनों को रिलेटेड हैं। प्रिकॉशन में स्कूल को बच्चों का क्लास में आना बंद किया गया क्योंकि मास में फैल रहा था। तो इसलिए सावधानी के तौर पे स्कूल कॉलेजों में बच्चों को हॉस्टल से हटाया गया, क्लास बंद किया गया। वह एक अच्छा कदम था। अगर न करते तो ज़्यादा लोग प्रभावित होते, और ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास चल रहा है। बहुत छोटे बच्चों में तो ऑनलाइन अभी उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन जो उसके ऊपर ऑनलाइन समझ पा रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब के लिए तो टोटल लॉस जो है वो पूरी पढ़ाई समझ में नहीं आती है उतना ऑनलाइन। लेकिन ये है कि न होने से 75% कवर हो रहा है। कि जो बैठ जाएंगे, क्लास नहीं चलेगा तो साल भर क्या करेंगे, उससे तो अच्छा है ना कि ऑनलाइन हो रहा है तो 75% कवर हो रहा है। अब एक शासन ने सुविधा दिया, स्कूल यूजीसी ने, कि कुछ बच्चे आवें पढ़ें, और जो आपको ऑनलाइन से नहीं समझ में आ रहा उसके लिए आपको वहाँ से टीचर से, गार्जियन से, स्कूल से आप अपना जाके अपना उसका रेमेडी ले सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, गाइडेंस उनका टीचर का ले सकते हो, प्रोफेसर का ले सकते हो। तो अब वो प्रक्रिया किया जा रहा है। लेकिन वह स्कूल न चलाना एक आवश्यक कदम था। ज़्यादा न फैले, कोरोना से बच्चे न ग्रसित हों, टीचर न ग्रसित हों, और लोग भी न ग्रसित हों, उसके लिए एक अच्छा कदम था, वो आवश्यक था, नहीं तो और ज़्यादा तेज फैलता। स्कूलों के बंद होने के बाद बच्चों की एक्टिविटी तो बहुत रुक गई, तो आपके हिसाब से इस गए साल की भरपाई क्या ऑनलाइन क्लासेस से हो पाई है? देखिए, भरपाई एक्टिविटीज़ का कुछ इस तरह था, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ भी कराई जा रही थी, आर्ट का भी, स्पोर्ट का भी, और रिटेन का कोर्स भी कवर हो रहा था। लेकिन जो मौके पे एक्टिविटीज़ होती, गैदरिंग से होती, कल्चरल कार्यक्रम होता और कंपटीशन आपस में कराया जाता है, हर चीज़ के एक्टिविटीज़ के बारे में, अब वो तो उतना लॉस हुआ, लेकिन ठीक है, अगले साल कवर हो जाएगा। वो परमानेंट लॉस है नहीं कि अब फॉरएवर के लिए स्कूल बंद हो गया या फॉरएवर के लिए कम्युनिटी एक्टिविटीज़ बंद हो गई। आगे उसका मौका आएगा, फिर उसको रिकवर किया जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी सारे संस्थानों में देखा जा रहा है कि ये जितने भी संस्थाएं हैं वो अपने यहाँ से एम्प्लॉयज़ की छटनी कर रहे हैं। इससे बेरोजगारी तो बहुत बढ़ रही है।
आपके हिसाब से सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इस चीज़ को रोकने के लिए या इससे प्रभावी ढंग से इससे जूझने के लिए? अब वो संस्थानों की अपनी अलग मजबूरी थी, उनका फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, उनके प्रोडक्ट मार्केट में जा नहीं रहे हैं, और प्रोडक्ट 10% 5% कुछ बना भी तो उसकी डिलीवरी मार्केट में नहीं हो पा रही है। जब मार्केट 3 महीने तक टोटल लॉकडाउन रहा, कोई भी नहीं खुला, एकदम टोटल पिन ऑफ साइलेंस की तरह लॉकडाउन हो गया। उसके बाद जब खुला है तो लिमिटेड अलाउ था, कुछ चीज़ें एक्टिविटीज अलाउ थी, कुछ नहीं अलाउ थी, तो धीरे धीरे वो रिकवर होना शुरू हुआ है। अब वो तो लॉस ही है, हर संस्थान का लॉस है। जब संस्थान का लॉस हुआ तो वो इसलिए अपने कर्मचारियों का वर्क एट होम भी कराए, कुछ की छटनी कराए, कुछ को कम पेमेंट पे रखे, तो इस तरह वो भी अपने एक्सपेंसेस कम करके लोगों को एडजस्ट करने का प्रयास किए। लोगों को एकदम मना नहीं किए कि आपको निकाल दिया गया, ठीक है 2 महीने 4 महीने आप कोऑपरेट करिए, हाफ सैलरी में काम करिए, फिर आपको फुल देंगे या आप रेस्ट कर लीजिए, 4 महीने बाद फिर कंडीशन रिकवर होगी, फिर आपको बुलाया जाएगा। ज़्यादा संस्थान ज़्यादातर बंद भी नहीं कर सकते। अपने स्किल्ड आर्टिसियन लेबर जो उनके उस फैक्ट्री में काम करते करते एक्सपर्ट हो गए हैं, जो कि अब अगर वो नया रखेंगे तो उसको सिखाएंगे तो उनका लॉस होगा, पुराने को भी रखेंगे। अब पुराने उनके सारे कंडीशन और कहाँ किस तरह का मशीनरी है, किस तरह काम है, वो सब कर रहे हैं ना, तो पुराने को एकाएक ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो निकाल दिए, लोगों को अब बुला रहे हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं लोग जा रहे हैं, काम शुरू हो रहा है, पुराने को भी रखना आवश्यकता है, नए को भी रखने की आवश्यकता है, सब कर रहे हैं। अब ये समय आने पे सब रेगुलर होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो ये देखा जा रहा है कि जितने भी स्किल्ड थे उनको निकाल के ये फ्रेशर्स को जॉब दे रहे हैं। नहीं, फ्रेशर्स को दे रहे हैं, वो 10% संस्थान इस तरह कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उनको समझ में आएगा 4 महीने बाद। मान लीजिए अभी तो जो फ्रेश रखेंगे स्किल्ड है नहीं, तो जो काम उनका स्किल्ड वाला कर रहा था उस रेशियो में काम कर नहीं पा रहा है। काम की प्योरिटी, गुणवत्ता या आपस में जो उस प्रोडक्शन का दूसरे फैक्ट्री वालों से कंपटीशन है, उसके लिए वो हर पैरामीटर को सक्सेस नहीं है ना। पुराने लोग उनके सक्सेसफुल थे, तो इसका लॉस इनको 4 महीने बाद पता चलेगा, जब इनके मटेरियल या प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, तब वो कंपेयर होगा ना कि हमारा पहला प्रोडक्ट कैसे था, अब हमारा प्रोडक्ट कैसे आ जा रहा है। कई लोग आप देखिए नाम भी बदल लिए अपने प्रोडक्ट का, फेयर लवली नाम बदल के कुछ कर लिया है। इसी तरह कई लोग बदल के ग्राहकों को मतलब गुमराह करेंगे, नाम का उच्चारण करके कुछ करके, लेकिन वो जब मार्केट में एक्चुअल कंपटीशन में जाएंगे तो उनको पता लग जाएगा कि हमारे स्किल्ड वाले के कंपेयर में जो फ्रेश आया वो गड़बड़ है, उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं जितनी पहले थी। इसलिए वो 4 महीने बाद जब महसूस करेंगे तब उसको पूरा करेंगे, बुलाएंगे, मौका देंगे। आपसे आपके राजनीतिक करियर के विषय में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे एक संबंधित क्वेश्चन है मेरे पास। आपने अब तक मेजा से 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो क्या 2022 में भी आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? और क्या मेजा क्षेत्र से ही लड़ेंगे या आप अपना विधानसभा क्षेत्र? देखिए, चुनाव तो लड़ेंगे और ज़्यादा संभावना है कि अपने ही क्षेत्र से लड़ेंगे, लेकिन अभी 1 साल तक ज़्यादातर हम लोग पब्लिक के बीच में जा नहीं पा रहे हैं। कोरोना के कारण हर चीज़ की लिमिटेशन हो गई है। ज़्यादा बीच में जाएं तो कोई ग्रसित है तो हमको खतरा है, या हम ग्रसित है तो उनको खतरा है। तो अभी वो काफ़ी गैप भी है। समय आने पे हम लोग अपना किस पार्टी से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, लड़ेंगे पक्का है, ये तो लड़ना है। मतलब ऐसा नहीं है समाज के बीच में है, लोगों के बीच में है तो रहेंगे। एकाएक इतना संबंध बना है, इतना प्रयास किया गया है, लोगों के बीच में काम किया गया है, तो एकाएक उसको ब्रेक करके हटना नहीं है, वो तो एक नेचर में है। तो करेंगे, समय आने पे उसको जैसी आवश्यकता होगी, जहाँ संभावना बनेगी, जहाँ प्रयास करके अपना करेंगे, कहीं न कहीं जुड़ेंगे। कोई खास झुकाव आपका किसी पार्टी की तरफ? नहीं, अभी कुछ लिमिटेशन है जी, तो इसलिए अभी बोलना ठीक नहीं है। आप लोगों को पता लग जाएगा किधर जाएंगे, क्या करेंगे। आपके हिसाब से क्या प्रदेश में गठबंधन की सरकारें खत्म हो चुकी हैं कम्प्लीटली, और अब क्या जो भी सरकारें आएंगी वो पूर्ण बहुमत की सरकारें ही आएंगी? देखिए, ये ऐसा मानो
मन विचलित हो गया है, दिग्भ्रमित हो गया है। वो उनके मन में है, सब समाज में, कि अब वो गठबंधन की सरकारें खत्म हो गई। अगर आप एक्चुअल देखो तो कहाँ खत्म हुई है? अगर आप सेंटर में ही देख लो या स्टेट में ही देख लो, भाजपा शासन में है तो भाजपा के साथ कितनी पार्टियां जुड़ी हुई थी इलेक्शन के समय, तो अपरोक्ष रूप से उनका गठबंधन तो था। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जुड़ी थी, अपना दल जुड़ी हुई थी, उदित राज अपनी पार्टी ही मर्ज करके उसमें जुड़ गए। इस तरह जितनी क्षेत्रीय पार्टियां थी सब जुड़ गई थी। तो अब ये कहें कि भाजपा अकेले 325 पा गई, गठबंधन नहीं था, तो ये तो गलत हो गया ना। तो उसको जड़ से अभी नहीं खत्म हो पाएगा। या तो दो ही पार्टी बन जाए, वो संभव नहीं है। हर जात का, हर समाज का, हर लोगों का अलग अलग अपना ही पार्टियों का महत्व है और सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबकी आइडियोलॉजी है। वो कोई एक सूत्र में बांध नहीं सकता। कहने को कह देंगे कि बिना गठबंधन के सरकार चला रहे हैं, तो कहाँ बिना गठबंधन के है? जब वो इलेक्शन लड़े थे तो कितने पार्टियों को मिला के लड़े थे? ठीक है, आज समय पे एक दो लोग हट गए, अलग मैटर है, लेकिन जुड़े तो थे। तो ये कहना कि वो गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, अभी नहीं है। आप केंद्र में भी ले लो, केंद्र में भी तो हर स्टेट की क्षेत्रीय पार्टियों का, इनका वहाँ से गठबंधन है, हर केंद्र वाली पार्टी का। चाहे इसके पहले कांग्रेस थी, उसका भी क्षेत्रीय पार्टियों से लोकल गठबंधन था, इनका ऑलरेडी चल रहा है। तो अभी ये कह देना कि गठबंधन की राजनीति खत्म हो गई, अब ध्रुवीकरण हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो चलेगा और इनकी मजबूरी भी है कि गठबंधन सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने दिमाग और बुद्धि को लगा के, वो ऐसे पर्सन थे, उनके नाम पे विवाद नहीं था, लोग उनके साथ जुड़े, ट्रायल किए। गठबंधन का सरकार तो उन्हीं के टाइम से शुरू हुआ एक्चुअल। तो उसके बाद धीरे धीरे उसका रूप बदलता गया, लेकिन जो बेसिक धारणा से वो नहीं बदली ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है गठबंधन खत्म हो गया, अब एक पार्टी की सरकार चलेगी या एक ही पार्टी का अलायंस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार चलाने के लिए हर समाज, हर जात, हर धर्म को जोड़ना पड़ता है। तो जो पार्टी सत्ता में आती है वो सबको जोड़ने का प्रयास करती है। अब अपने काम में कौन कितना सफल हो पाता है, यह उसकी बुद्धिमत्ता है। तो इसलिए एकदम से गठबंधन नहीं खत्म हो सकता। अंत में एसके मिश्रा जी, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा केवल यही संदेश है कि लोग अपने बुद्धि विवेक से काम करें, जात के जहर में न घुस करके समाज का विकास कैसे हो, उनके देश का विकास कैसे हो, उनके आसपास के वातावरण का कैसे विकास हो, अच्छा समाज बने, अच्छे लोगों का आपस में अच्छा सौहार्द रहे, वैमनस्य न हो, इस तरह काम करें कि सबका विकास हो और सबको अच्छा वातावरण मिले। कोई सरकार बने तो दूसरे लोगों को ये डर न रहे कि अब तो मैं सताया जाऊंगा। यह भय वाला एक खत्म होना चाहिए, जो कि अभी हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तो समीक्षा पब्लिक को करता है, पब्लिक करती ही है। तो हमारा सबसे यही निवेदन है कि जातिवादी जहर को भूल करके प्रेम, सौहार्द, विकास और प्रगति और अच्छे समाज का निर्माण कैसे, उस पर ध्यान दें। धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। धन्यवाद। ये थे एसके मिश्रा जी, नारायण ग्रुप के मालिक और समाज सेवी। इन्होंने हमें बताया कि समाज में कैसे हमें प्रगति की ओर देखना चाहिए, कैसे हमें अच्छी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए और जातिवाद में नहीं फंसना चाहिए। ऐसे ही कई सारे जनप्रतिनिधियों से आपकी हर बार मुलाकात कराते रहेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे, प्रज्ञा वत्सल को, और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।